गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने जो भी चैप्टर्स पढ़े, मैं मानता हूँ कि वो आपकी बुक से थोड़े हट के हो सकते हैं। उसके क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक से बिल्कुल मैच नहीं करते हों, परंतु कंटेंट्स लगभग स्टैंडर्ड वाइज क्लास के सेम ही होते हैं। और मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक्स उस बुक में ना हो, और यह भी ज़रूरी नहीं कि जो मैंने पढ़ा है वो बुक में हो ही। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो छूट जाते हैं, क्योंकि मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। और कोशिश ये है कि कल से किताबें मेरे पास, वो कंटेंट्स, वो चैप्टर्स, सारी चीज़ मेरे पास मौजूद होंगी। और कल से मैं आप ही की किताब से मैं फिर से पुनः चैप्टर को रिस्टार्ट करूँगा। एंड आई होप कि आप लोगों को कठिनाई ना हो, और अगर कोई दिक्कतें हैं तो आई एम सो सॉरी, बट आज भर मैं कुछ पुराने ही टॉपिक पर चर्चा करूँगा। और पिछले दिनों मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को मैटर के बारे में बताया था। जैसा कि मैटर के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्या आवश्यकता है मैटर को क्लासिफाई करने की, और उसे किसके अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था मैटर को शेप, कलर, साइज़, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज फिर से मैं स्टार्ट करूँगा मैटर। बेसिकली मैटर क्या है? व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ द सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि पदार्थ वे सब्सटेंस हैं, मैटर वे सब्सटेंस होते हैं जिसमें वेट हो, एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान लेता हो। जैसे आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैटर, लाइक टेबल, कुर्सी, है ना, बेड, टेलीविज़न वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ये सभी मैटर है, क्योंकि इन सब में अपना एक वेट होता है, और ये सभी जो हैं कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं। तो मैटर, ऑल द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हैं, हर एक चीज़ें मैटर, पदार्थ। एंड मैटर इज़ समथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस। और मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें वेट होता है और जो स्पेस यानी स्थान घेरता है। All matter can be broadly classified into three groups on the basis of its physical state, namely solid, liquid and gaseous state. और साधारणतः आप कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं उसे हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैसेस स्टेट। तो ये तीन स्टेट में कोई भी मैटर पाए जाते हैं। अब एक छोटा सा वर्क है कि आप लोग अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उसमें आपको सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले, लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले और गैसियस स्टेज में पाए जाने वाले पांच एग्जाम्पल्स आपको लिखने होंगे। ये बहुत ही सिंपल टास्क है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग इसे ज़रूर करेंगे। ये कोई बड़ा टास्क नहीं। देखिए, आप बुक से कितना भी पढ़ लें, आप कितना भी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स बना लें, मैटर वो नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जो भी टॉपिक सुनते हैं आप उससे क्वेश्चन कितने ज़्यादा राइज कर सकते हैं। ये सबसे एक उम्दा सवाल। अगर आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर हमसे पूछें तो मुझे भी अच्छा लगेगा उसका रिप्लाई देने में। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि बच्चों में इस चीज़ से एक ललक पैदा होगी कि अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें बच्चों में एक जिज्ञासा आनी चाहिए कि हम इससे कितना सवाल पूछ सकते हैं। ये काफ़ी एक बेहतर तकनीक है किसी भी चीज़ को सीखने की। अब देखिए, अगला जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये है कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर। कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर दैट मीन्स कि मैटर जो भी हैं उसकी जो बनावट है, उसकी जो संरचना है, उसका जो कंपोजिशन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
और ये मैं काफ़ी आसान शब्दों में आप लोगों तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूँ। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 टर्म आप अभी सुन रहे हैं। सॉलिड के बारे में मैं बता दूं कि सॉलिड में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जितने भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। जितने भी पदार्थ हैं उसके जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं वो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड एंड टाइटली पैक्ड, वो काफ़ी नज़दीक, बहुत नज़दीक और एकदम कस के एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये सॉलिड की बात है। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड में जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़े हटे हटे होते हैं ना, एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, वो थोड़े दूर होते हैं। और गैस की बात करूँ तो गैस में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम वो तैर रहे होते हैं, एकदम अलग थलग होते हैं। अब दूसरा जो मैं इसमें समझाने जा रहा हूँ इस तीनों टाइप में, जैसे कि सॉलिड, इसके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं, तो हर एक 2 पार्टिकल्स के बीच में, है ना, एक ख़ास तरह का बाउंडेशन होता है और इसमें एक फोर्स कार्य करता है, फोर्स, बल, और वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, लिक्विड में जो होते हैं और गैस में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो सॉलिड में होता है, उसके बाद उससे थोड़ा कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेस स्टेज में। और भी बहुत सारे ऐसे टर्म हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, जिसमें आप कह सकते हैं कि सॉलिड के शेप बिल्कुल डिफिनिट होते हैं और फिक्स्ड होता है, इसका वेट फिक्स्ड होता है। लिक्विड में शेप इनडेफिनिट होते हैं, ठीक है, बट इसका जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स्ड होता है। और गैस के बारे में, गैस में ना तो इसका शेप फिक्स्ड होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब इसे हम उदाहरण से समझ लो कि जैसे एक टेबल, इसका जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स्ड है और इसका जो वॉल्यूम है, अगर यह 5 kg का है तो वो 5 ही kg का रहेगा। अगर लिक्विड की बात करें और लिक्विड में अगर हम शेप की बात करें, आकार, तो लिक्विड का आकार मैंने बोला इनडिफिनिट होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। अब कैसे? अगर मान लीजिए कि दूध है, मिल्क है, उसे हम अगर ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास के आकार का होता है, ग्लास के शेप का हो जाता है। अगर उसे हम बाउल यानी कटोरी में रखते हैं तो वो बाउल के आकार का हो जाता है। यानी जिस बर्तन में रखेंगे वो उस बर्तन के आकार का हो जाए, यानी उसका शेप इनडिफिनिट है। बट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के बारे में बताता हूँ। अगर 1 लीटर मिल्क है, अगर उसे किसी हमने जग में रखा है और उसे हम किसी दूसरे जार में उड़ेलते हैं, तो क्या वह 1 लीटर आधा लीटर तो नहीं बन जाएगा? यानी वो 1 लीटर का वॉल्यूम था, पहले भी था, और जब उसे दूसरे जार में डाला गया वहाँ भी वो 1 ही लीटर रहा। यानी उसका शेप तो इनडिफिनिट था बट इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। गैस की बात करें तो गैस में इसके ना तो शेप डिफिनिट होते हैं और ना तो वॉल्यूम। जैसे गैस को जिस भी जार में डालो वो उस जार के आकार का हो जाता है, यानी इसका शेप इनडिफिनिट है। अब बात करें इसके वॉल्यूम की, तो इसे जितने जार में आप उड़ेलोगे उतना गैस उससे रिलीज करता जाएगा और इसका वॉल्यूम घटता जाएगा। तो अभी आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में आपने डिफरेंस देख लिया। इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में आप जान गए कि किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, किस में सबसे कम होता है। तो ये सभी जानकारियाँ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया मैटर का डेफिनेशन मैंने बताया, इसे मैंने 3 टाइप में क्लासिफाई किया है।
सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड लिक्विड गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके बीच एटम्स का जो बाउंडेशन है उसके बारे में मैंने समझाया, और सॉलिड लिक्विड गैस में मैंने डिफरेंस भी आपको बताया। तो आप इससे 3 डिफरेंस लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, बात करते हैं कि पदार्थ मैटर जो भी हैं उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उनके गुण यानी उनके खासियत क्या है। देखिए, मैटर में जो पहला प्रॉपर्टीज़ आता है वो है अपीयरेंस एंड फील, मतलब इसकी मौजूदगी और इसे हम महसूस कर सकते हैं। मटेरियल्स आर नोन टू डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस एंड देयर फील। अब जैसे अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस में वो लस्ट्रस है या डल है। दैट मीन्स कि लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला, वो कितना चमकीला है या वो देखने में काफ़ी भद्दा है। और अगर फील की बात करें तो फील मतलब महसूस करना कि कोई भी मैटर स्मूथ है, रफ़ है या फिर प्लेन है, कैसा है, तो वो फील टर्म का है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मेटल्स जनरली हैव लस्ट्रस अपीयरेंस, मतलब जितने भी मेटल यानी धातु होते हैं बेसिकली इसमें एक चमक होती है, एक शाइनिंग होता है इसमें। एंड अ पॉलिश्ड पीस ऑफ मार्बल हैज़ अ स्मूथ फील। और वहीं अगर बात करें मार्बल, जैसे घर में आप टाइल्स देखे होंगे, कुछ टाइल्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली खुरदरे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्मूथ होते हैं, मुलायम होते हैं। तो अभी आपने अपीयरेंस और फील के बारे में जाना, ये था मैटर का पहला प्रॉपर्टीज़। अब देखिए इसके दूसरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं मटेरियल के, क्या वो लाइट को पास करने देता है खुद से या नहीं देता है, तो इसे हम ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई भी पदार्थ स्वयं से होकर के प्रकाश को पास यानी गुजरने की अनुमति दे तो वो ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। वन कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो उसके आर पार हम देख सकते हैं। तो मैटर में सिर्फ ट्रांसपेरेंट अगर आपने जाना तो इसके अलावा आप 2 टर्म और जान लीजिए। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, a substance which allow to light pass through them are called transparent objects। अगर वहीं कोई सब्सटेंस स्वयं से होकर के लाइट को आंशिक रूप से पास करने की अनुमति दे तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम पारभासी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। पारभासी वस्तु जिससे होकर के अंशतः या आंशिक रूप से प्रकाश गुजरता, जैसे पॉलीथीन या फिर रब्ड ग्लास यानी घिसा हुआ कांच। तो ये सब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है। और ट्रांसपेरेंट तो बहुत आसान है, ग्लास है ना, इसके लिए। इसके अलावा एक और टर्म आता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट दैट मीन्स अपारदर्शी वस्तुएं, एन ऑब्जेक्ट विच डू नॉट allow to light pass through them is called an opaque object। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्वयं से होकर के प्रकाश को गुजरने की अनुमति ना दे, वह ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यानी अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे कोई भी वुडन या फर्नीचर आप ले लें, वॉल आप दीवार देख सकते हैं, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। मेटल सीट, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। क्लॉथ, कपड़े के आर पार भी हम नहीं देख सकते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। अब मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ कि मैंने अभी क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको मैटर, फिर मैटर का मैंने आपको डेफिनेशन बताया,
इसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन था 3 कैटेगरी में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में बताया, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, इसके बाद इसमें डिफरेंस क्या है वो बताया, फिर इसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैंने आपको विश्लेषण किया। इसके पश्चात मैंने जो अगला टॉपिक पढ़ाया वो पढ़ाया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के जो गुण हैं, जो खासियत हैं, वो मैंने पढ़ाया। और प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैंने पढ़ाया अपीयरेंस एंड फील। अपीयरेंस में मैंने आपको बताया लस्ट्रस या डल, और फील में मैंने बताया आपको स्मूथ या रफ, मतलब उसे हम कैसे महसूस करते हैं, वो मुलायम चिकना है या खुरदरा है। इसके बाद मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया, और इसके बाद मैंने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, फिर इसके एग्जाम्पल, फिर जा कर के मैंने आपको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और उसके एग्जाम्पल, और इसके पश्चात मैंने आखिर में आपको बताया ओपेक ऑब्जेक्ट और इसके एग्जाम्पल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना टॉपिक आप लोगों के लिए आज काफ़ी है, एंड आई होप कि आप लोग इसे अवश्य नोट करेंगे, आप इसे समझ भी गए होंगे आसानी से, और इससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस आए, जो भी टर्म आए, आप इसे डीपली समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम 2 या 3 टॉपिक भी समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो हमारा काम हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक दिन में पूरा चैप्टर या लेसन ख़त्म कर दिए, क्वेश्चन आंसर बना लिए, मेरा काम वहाँ ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अगर एक टॉपिक भी पढ़ाते हैं, अगर आप उसे अच्छे से समझ लें और उस पर अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विज्ञान जो है वह सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें बहुत हद तक प्रैक्टिकल ज़रूरी है। कुछ रिस्की प्रैक्टिकल हैं, कुछ बेसिक प्रैक्टिकल हैं। तो आप जो बेसिक प्रैक्टिकल्स हैं, जो आप घर पर कर सकते हैं थोड़े बहुत, आप उसे अवश्य करें। जैसा मैंने अभी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट बताया, आप इन सारे एग्जाम्पल्स को इकट्ठा करें, उसे नोटबुक में पार्ट वाइज नोट करें उसे। ये आपका आज का टास्क रहेगा। बस आज के लिए धन्यवाद, और कल से मैं आप लोगों की बुक से ही चैप्टर स्टार्ट करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप तक हमारी बातें अच्छे से पहुँच पाएंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।